Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science Mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है लेसन नंबर 28। एग्जैक्टली हमने ऑलरेडी 27 लेसन कर रखे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि तथ्य रिवीजन के। ठीक है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, ये सारे एग्जाम जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीडी टीजीटी हो गया, सीयूईटी हो गया, डीयूईटी हो गया, बेसिकली जेएनयू की एंट्रेंस होगी, कोई भी पॉलिटिकल एमए एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी हम एग्जाम देते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होती है। एक तो कंसेप्ट अपने को बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए ताकि हम एलिमिनेट कर सके, एनालिसिस करके आंसर निकाल सकें, और दूसरा ये फैक्चुअल डेटा हमें आना चाहिए। क्योंकि देखो कुछ वन वर्ड वाले आंसर होते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, क्रोनोलॉजी में चीजों को लगाना, मैच द फॉलोइंग, इन सब में तो आपको यही सारी चीजें काम आएगी ना कि फैक्ट याद होनी चाहिए। तो यार ये एक साथ तो नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसका तरीका निकाला है कि मैं रोज सुबह 6 बजे आपको एक डेली डोज दे देती हूँ इन फैक्ट्स का। ठीक है, तरीका क्या है इन वीडियोस को देखने का कि एक बार ना बिना कुछ पेन पेपर लेके देखो आराम से वन गो में। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप पेन पेपर लो और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो। और ये फैक्ट मैं लिखने को आपको खुद को क्यों बोल रही हूँ, जबकि मैं तो पीडीएफ आपको वीकली दे देती हूँ सैटरडेज को। ये इसलिए ताकि आप क्या करोगे, उस पर्ची को रोज अपने पास चिपका के रखोगे, मतलब कि दिन में 2-3 बार तो पढ़ो, ऐसे ही याद होंगे फैक्ट। एकदम से कुछ याद नहीं होता, एकदम से कुछ नहीं होता, राइट। जेआरएफ एकदम से आपको नहीं मिल सकता। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और इन वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना कमेंट में बताया करो। ठीक है, चलो पहला फैक्ट आज का, लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, किसके द्वारा बनी थी, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, वैसे तो कोर्स में है नहीं, लेकिन ये तो आ गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आता है ये। कभी आप सोचते हो कि मैम ये तो है नहीं को, ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। सबसे पहले आप सिलेबस एनालाइज किया करो। दूसरा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इसमें इंडिया है, इसमें पीपल है। जिसमें इंडिया है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, जिसमें लोग हैं उसमें लाला लाजपत राय हैं, याद रखना। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1945 में हुई थी, याद रखना। सर सैयद अहमद खान किससे संबंधित है, अलीगढ़ मूवमेंट से संबंधित है। और कौन सी एक यूनिवर्सिटी है इन्होंने फाउंड करी थी, इसका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और जब मैं बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, इसका मतलब होता है कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं आएगा, आप शेयर नहीं करोगे, व्यूज नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तो मुझे लगेगा कि वीडियोस तो चाहिए नहीं लोगों को। अगर चाहिए नहीं तो फिर कंटिन्यू भी नहीं करूंगी मैं। ठीक है, इसलिए मुझे आपका रिस्पांस चाहिए, और जितना आप कमेंट करोगे ना उतना आपका ना अच्छा होगा, आपको चीजें याद रहेंगी। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है, टोटल रेवोल्यूशन से। कितने टाइप के रेवोल्यूशन होते हैं चलो बताना मेरे को। लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इससे ना चीजें पूछ लेते हैं कि बंगाल के पार्टीशन में किस गवर्नर जनरल का हाथ था। ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल के उसमें आई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो किसकी मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, याद रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, कब बनाया था, 1939 में। राजा जी फॉर्मूला कि कैसा फॉर्मूला है, क्या ये लैंग्वेज से संबंधित फॉर्मूला है, मुझे बताओ कमेंट करके। 1944 1944 का है। INA ट्रायल्स, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारी पहली बनी थी उसके जो ट्रायल्स हुए थे 1945 में हुए थे, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, आपसे ना क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि जो संविधान है आपका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स ऑफ पावर, ये जो पावर यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप बोलोगे पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि आपने कभी एनसीईआरटीज पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में ना सबसे एक पहली दूसरी तीसरी पेज में होता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा होता है पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है, हम लोगों ने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, यानी कि इसका जो स्रोत है ताकत का वो हम ही हैं, राइट। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रियम्बल को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन्फोर्स करना यानी कि लागू नहीं करा सकते कि यार इस प्रियम्बल में लिखा है तो ये तो चीज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। प्रियम्बल आज तक ना सिर्फ एक बार, ठीक है, एक बार अमेंड हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से 3 शब्द ऐड हुए थे। ठीक है, वो 3 शब्द क्या थे ये मुझे आप कमेंट करके जरा बताना। ठीक है,
प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कौन से केस में बोला था? बेरूबरी यूनियन केस में बोला था, एंड देन आपका केशवानंद भारती केस में बोला था कि प्रियम्बल भी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेम प्रोसीजर से वो तो अमेंड हुआ है जैसे मतलब बाकी सारे हुए हैं, तो इसलिए है सोवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? सोवर्न यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, समाजवादी मतलब डेमोक्रेटिक वाला सोशलिस्ट, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता। इंडिया में सेकुलर का मतलब क्या होता है कि सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और पांचवा रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ द स्टेट हमारे इलेक्टेड होने चाहिए। क्या है इलेक्टेड? है प्रेसिडेंट हमारे इलेक्टेड है। इनफैक्ट अभी मुझे बता दो कि प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, जरा बताना मुझे, बहुत ही न्यूज में है। और इस बार जो प्रेसिडेंट होंगे ना वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चुने जाएंगे ये मुझे बता दो। चलो ठीक है, ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रेसिडेंट पे। अच्छा आज ही मैं बता देती हूँ, प्रेसिडेंट पे बहुत विशेष क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस कर लो। प्रेम्बल रिफ्लेक्ट करता है माइंड एंड आइडियाज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना भारत के लोगों के मन और आदर्श को दर्शाता है। द प्रेम्बल वॉज अमेंडेड, प्रेम्बल अमेंड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, मैंने बता दिया है। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस हैज टू बी जस्ट फॉर टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या अनलिमिटेड है? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी कि जो बोलने की, ठीक है, जो आपको फ्रीडम स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या ये आपको मतलब इस पे क्या कोई रोक टोक नहीं है? भाई बिल्कुल रोक टोक है, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड्स पे है आपको पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह, और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके आर्टिकल 19 के 2 में लिखी गई है। कितने 7 ग्राउंड है कि कौन से कितने ग्राउंड्स है जिसके क्या आधार पे लिखी गई है? देखो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, कि हम प्रेस पे क्या रोक टोक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों भी नहीं लगा सकते? अगर वो उन 7 या 8 जो चीजें हैं उनके अंदर आती है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आई कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केशवानंद भारती केस में बहुत सेफ केबीसी केस बोलते हैं, केशवानंद भारती केस 1973 सिंपल लिखा हुआ था इसमें कि यार देखो जो पार्लियामेंट है ना वो आई नहीं है, पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है यानी कि चेंज कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता भाई। The fundamental rights ensure the protection of individual against arbitrary rules. मौलिक अधिकार मनमाने नियमों से व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, राइट। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आते हैं, राइट। ये ध्यान रखना। कौन से पार्ट में? पार्ट 3। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैज अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम। निवारक निरोध अधिनियम का स्वतंत्रता के अधिकार पर निरोध प्रभाव होता है, निरोधक, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को पकड़ के कहीं पे बंद कर रही हूँ तो मेरा फ्रीडम तो रिस्ट्रेंड हो गई, लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये भी बता रखा है कि कब कब करना चाहिए। ये अगेंस्ट, ये लॉ के हिसाब से होता है, लॉ के अगेंस्ट नहीं करते, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी इज कंसर्न विद अपोजिशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस। समानता के अधिकार का संबंध सामाजिक भेदों के विरोध है। देखो हमें क्या चाहिए, हमारे इंडिया में ना देखो लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब अगर मैं सबको लिबर्टी दूंगी तो फिर इनइक्वालिटी तो होगी ना, क्योंकि देखो मैंने सबको बोल दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यार कोई किसी में क्षमता होती है आगे मतलब काम करने की, किसी में नहीं होती। अगर जिनमें नहीं है उनके लिए क्या है, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। तो हमारे इंडिया में दोनों चीजों का ख्याल रखा जाता है, दोनों को बैलेंस करा जाता है। द फंडामेंटल राइट्स हैव अ सैंक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से मंजूरी देते हैं, एक तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लागू होते हैं, ठीक है। स्टेट पे प्रतिबंध लगाते हैं कि यार स्टेट ना इन मामलों में फालतू में रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। Fundamental rights can be suspended if the president orders it at the time of national emergency. क्या आपसे पूछा जाए कि क्या आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनको हम निलंबित किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को नहीं किया जा सकता। और कब किया जा सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी हो। और कौन करेगा? प्रेसिडेंट जब बोलेंगे तब, ठीक है। लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जाता। 20 और 21 किस से संबंधित है आर्टिकल, ये मुझे आप बताओ। The basic condition imposed on the citizen right to assemble is that assembly should be peaceful and unharmed, ठीक है। नागरिकों के इकट्ठा होने के अधिकार पर लगाई गई बुनियादी शर्त ये है कि आपका जो आप इकट्ठा हो रहे हो ना वो शांतिपूर्वक तरीके से हो और निहत्थे होने चाहिए।
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, कब का था? 1965 का था। क्या ईयर बताओ इसका, क्योंकि ईयर बार बार पूछते हैं। The Supreme Court declared that the Constituent Assembly should be convened to amend the fundamental rights। इसमें बोला था कि जो पार्लियामेंट है ना, इसको अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान, ये जो समिति है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिर्फ इसको है। बट बाद में जब केशवानंद भारती आया था उसमें ये चीज हट गई थी। द राइट टू इक्वालिटी परमिट्स द स्टेट टू मेक सोशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस। देखो मुझे क्या करना है, मुझे सबको समान करना, ठीक है। समानता का अधिकार राज्य महिला, बच्चे और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो यार ये क्यों विशेष कर रहा है? ये इक्वालिटी थोड़ी ना, ये फेयर नहीं है, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन यार एक बार बताओ, सब लोग इक्वल भी तो नहीं है, जो अनइक्वल है उनको इक्वल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की है ऑब्वियसली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, सामान्य न्याय और मुफ्त कानून सहायता के प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है ये मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि बार बार पूछा गया है। और इक्वल जस्टिस की बात डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में करी गई है, ठीक है, ये मुझे बताओ कमेंट में। मुझे सबके कमेंट चाहिए। अगर मेरे को आपके कमेंट नहीं आया तो भूल जाओ कि मैम भी आपको कुछ आंसर देगी जब आप क्वेश्चन पूछोगे। मैं भी आपको कुछ आंसर नहीं दूंगी जब तक आप मेरे को जब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप आंसर नहीं दे रहे तो। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पर्शता से रिलेटेड आर्टिकल है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अधिनियम। और इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, ये इसको ही इफेक्ट देने के लिए है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18 में सीधा सीधा लिखा गया है कि आप ना ऐसे ना किसी को टाइटल वाइटल नहीं दे सकते, बट आप भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह ये सब आप दे सकते हो, ठीक है, ये अलाउड होता है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पीपल, ठीक है। इंडियन भारतीय संविधान का स्रोत भारत के लोग में ही निहित है। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण भारत सरकार ने संघीय स्वरूप को चुना, ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने जो अलग अलग कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो अपना अपना जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो शासन है खुद संभाले, इसलिए फेडरलिज्म बेस्ट है हमारे इंडिया के लिए। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के मसौदा यानी कि प्रियम्बल की समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्ताव रखा था, ठीक है, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो ये पूछा जाता है कि किसने रखा था, और मोस्टली बच्चे लिख के आते हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो देख लेना। बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो बी आर अम्बेडकर कौन से उसके चेयरमैन थे? कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमिटी के, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतने ही फैक्ट इनफ है, बिकॉज फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे तो आपको याद नहीं होंगे। बाकी फैक्ट्स हम कल याद करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शेयर करो, इसे लाइक करो और कमेंट में मुझे आंसर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।